हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यूकल एजू पॉइंट। आज हमारे साथ हैं अरुण जी। आप एपीएस में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं। आपका सिलेक्शन 2021 बैच में हुआ था और अभी वहाँ पर संस्कृत के अध्यापक हैं। अरुण से हम जानना चाहेंगे कि आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा एपीएस इंटरव्यू का, सीपीटी का, वो सब कुछ आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए यह काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो 2022 में या इसके बाद एपीएस में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। अरुण, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? मैम अभी जो पोस्टिंग है मेरी लखनऊ में, आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ में। अच्छा, तो आपने जब एग्जाम दिया था, इंटरव्यू जो दिया था, एक क्लस्टर वाइज दिया था या स्कूल वाइज? मैम ये क्लस्टर वाइज ही हुआ था। लखनऊ में जो 3 एपीएस है, आर्मी पब्लिक स्कूल 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब फर्स्ट जो है नेहरू रोड, सेकंड एसपी मार्ग, थर्ड जो है एलबीएस, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग। तो तीनों का कंबाइंड होकर के एक साथ में ही क्लस्टर वाइज हुआ था। तो इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था आपका? यही जहाँ आप पोस्टेड हैं? नहीं मैम, ये हुआ था हमारा इंटरव्यू एलबीएस, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, मतलब एपीएस 3। अच्छा, अभी कितना समय हो गया आपको एपीएस में एज ए टीचिंग जॉब करते हुए? मैम 15 अप्रैल को 2021 को मैं ज्वाइन किया था, तो 1 साल होने वाला है। 1 महीने बाद 1 साल हो जाए कंप्लीट। अच्छा, 15 अप्रैल से लेकर अब तक कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट जॉब है और फर्स्ट जॉब होने के लिए बहुत मेहनत भी किए थे, और यहाँ पे आने के बाद, इतनी बड़ी स्कूल में आने के बाद अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला अपने सीनियर टीचर्स के साथ में और स्टाफ के साथ में। अच्छा रहा कुल मिलाकर के एक्सपीरियंस अभी तक का। अच्छा, अरुण, आप मध्य प्रदेश के हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में आना, कुछ भी ऐसा जो आपको यहाँ अलग लगा हो, मध्य प्रदेश से काफी अलग लगा हो, यहाँ लखनऊ में आके रहना? जी मैम, मैं मध्य प्रदेश सागर का मतलब मूलतः निवासी हूँ, लेकिन बचपन से मेरी जो पढ़ाई हुई पहले वाराणसी में, बनारस में हुई। इसके बाद फिर वृंदावन से बीएड वगैरह हुई। तो बचपन से बाहर रहना हुआ, तो ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं रही, मतलब जॉब करने में भी प्रॉब्लम नहीं रही बाहर। अच्छा, यहाँ पे भी अच्छा है। आप अपनी पहले की जो पढ़ाई आपकी हुई बनारस में, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आप कहाँ पर हुई? जी जी मैम, मतलब 8 तक मैंने अपने सागर में ही की। उसके बाद 9th से, मतलब संस्कृत से ही, पूर्व मध्यमा कहलाता है। पूर्व मध्यमा से लेकर उत्तर मध्य, मतलब 9th से लेकर 12th तक जो है लखनऊ संस्कृत स्कूल से ही किए। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको संस्कृत में शास्त्री और आचार्य बोलते हैं, वो संपूर्णानंद से पूरे किए। उसके बाद फिर वहां से होने के बाद में, ये कंप्लीट होने के बाद में बीएड करने के लिए आगरा यूनिवर्सिटी वृंदावन में जो कॉलेज है, यहाँ पर 2 साल बिताए। 2017-19 बैच था। और उसके बाद फिर मैम सीटेट और एपीएस सीएसजी की तैयारी में लगा रहा मैं। अच्छा, एपीएस में जब आपने इंटरव्यू दिया था, तो यहाँ पर एक जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी एक खास प्रॉब्लम होती है, ये पूछते हैं कि इंटरव्यू का लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश होगा या हिंदी होगा? तो ये हाँ मैम, आपको भी बिल्कुल प्रॉब्लम थी? बिल्कुल मैम, ये इंग्लिश तो बेसिकली आने ही चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन जैसे कि हम संस्कृत पोस्ट के लिए गए थे, संस्कृत और हिंदी के लिए इंग्लिश में नहीं होता है, हिंदी में ही इंटरव्यू होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी का इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है, और बाकी टेस्ट भी इंग्लिश में ही होते हैं। अच्छा, तो आपको इसका फायदा मिला कि आपको हिंदी में ही सब कुछ देना था, इंटरव्यू देना था, हाँ और जो टेस्ट होता है, राइटिंग टेस्ट, वो सब कुछ आपका हिंदी में ही था? हाँ मैम, कंप्यूटर टेस्ट तो सबके लिए प्रॉपरली एक ही होता है, और उसके बाद जो रिटन टेस्ट जो होता है वो हम लोग का हिंदी में था, और जो इंटरव्यू हुआ था तो हम लोग को संस्कृत में ही हुआ था। हिंदी में भी नहीं हुआ, संस्कृत में ही हुआ था। अच्छा, इंटरव्यू आपका संस्कृत में ही हुआ था? जी जी अच्छा, अच्छा, एपीएस इंटरव्यू की प्रोसीजर आप मुझे बताएंगे, आपका एक्सपीरियंस जो था? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम एपीएस के जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है मैम, हर एक जितने भी एपीएस है, हमें लगता है कि बहुत और भी जगह दी है, सब जगह सबसे पहले कंप्यूटर प्रोफेंसी ही होता है। सबसे पहले कंप्यूटर का नॉलेज ही चेक करते हैं वो। तो कंप्यूटर में बेसिकली एक्सेल और वर्ड और पावर पॉइंट, पीपीटी, ये 3 चीज का वहाँ पर टेस्ट होता है। और बेसिकली एक पीपीटी बनानी होती है, वर्ड पर थोड़ा, वर्ड पर नहीं भी हो, लेकिन इसके बाद एक्सेल पर फॉर्मूला देखते हैं वो। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में ऐड है, आप कोई भी मतलब फॉर्मूला दे सकते हैं वो।
हाँ। तो वो फॉर्मूला कंप्लीट करके आपको और पीपीटी बना करके ये 2-3 चीजें जो होती हैं इनको कंप्लीट करना पड़ता है। सेकंड जो होता है मैम, इसमें रिटन एग्जाम होता है, तो वो सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे संस्कृत का था तो संस्कृत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हम लोग को और एक ऐसे लिखने के लिए था। अच्छा। तो ऐसे जो तो हम लोग को पर्यावरण सुरक्षा के लिए था, तो उसके लिए वही 150 वर्ड के ऊपर लिखना था। नॉर्मली था, कोई ज्यादा 15 टफ नंबर नहीं के था। होते हैं ना? रिटन टेस्ट जो आपका था वो 15 नंबर का। हाँ मैम बिल्कुल। अच्छा। और इसके ये होने के बाद फिर फाइनल जो होता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के कई बहुत सी जगह पहले टीचिंग करा लेते हैं और बाद में इंटरव्यू कराते हैं, लेकिन यहाँ पर जो था हम लोग का पहले इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू जो क्लियर किए थे उन कैंडिडेट्स का फिर लास्ट में फाइनल जो उनका डेमो हुआ था। अच्छा। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। जो वहाँ सीपीटी हुआ एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट का, ठीक है, जी उसका आपको कोई लाभ, जो आपने इसको सीखा उसका कोई लाभ आपको टीचिंग में मिला उसको सीखने बिल्कुल को? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैम एपीएस में सबसे ज्यादा यूज होता है, कंप्यूटर का ही वर्क होता है और हर एक टीचर को इसका नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बाद में जॉब करते टाइम फिर वो परेशानियां आपको फेस करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन में पीपीटी बनाना, टीचिंग में यूज करना पीपीटी, या प्रेजेंटेशन वर्कशॉप में वहाँ पे पीपीटी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। वर्ड पर जैसे हम लोग को रहता है तो पेपर वगैरह टाइप करने के लिए वर्ड ही यूज करते हैं, तो उसमें फॉन्ट अलग अलग हो जाते हैं, तो वर्ड का वहाँ पर नॉलेज यूज करना पड़ता है। और जो एक्सेल होता है वो रिजल्ट बनाने में सबसे ज्यादा यूज करना पड़ता है। और भी कई चीजों में जरूरत पड़ती है, तो टीचिंग में यहाँ पर साल भर पूरा कंप्यूटर पर ही वर्क रहा है अभी तो सबसे ज्यादा यूज कंप्यूटर ही किया। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तो पूरी तरह से कंप्यूटर का बिल्कुल। यूज था, तो इसलिए सीपीटी बहुत ही जरूरी एक हो जाता हाँ है। मैम बिल्कुल, टीचिंग पढ़ाने के लिए पीपीटी बना करके ही यहाँ पर यूज कराना पड़ता है। और रिजल्ट के लिए एक्सेल का भी, एक्सेल का रोल तो हमें लगता है मैम डेली यूज में ही होता है। एपीएस में डेली यूज में आपका एक्सेल होता है। अटेंडेंस के लिए भी जरूरत अटेंडेंस, पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अटेंडेंस के लिए और भी चीजें जैसे रिस्पॉन्सेज वगैरह जो ऑनलाइन एग्जाम दिलाते तो उसकी रिस्पॉन्सेज करने के लिए, तो सबके लिए एक्सेल का वर्क करना पड़ता है। हम्म। अच्छा, इंटरव्यू से पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है उसमें आपकी पर्सनल नॉलेज काफी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है? जैसे हाँ कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है, कौन सा गेम आप प्रीफर करते हैं, कौन सा गेम आप वहाँ आउटडोर और इंडोर बच्चों को खिला सकते हैं, इसके बारे में। तो क्या आपने इसके बारे में क्या भरा था अपने फॉर्म में? मैम, जैसे कंप्यूटर का सबसे पहले उसमें दिया रहता है कि डू यू हैव अ लैपटॉप और पीसी। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप उसमें यस करते हैं, और कौन सा, तो वो भी वहाँ पर जानकारी देनी पड़ती है कि आपके पास, जैसे हमारे पास लैपटॉप था तो हमने ऑलरेडी इसमें फिल किया था कि हमारे पास लैपटॉप है। उसके बाद आपने कौन सा कोर्स किए हैं कंप्यूटर से, तो जैसे हमने डीसीए किया था, डीडीए और डीटीपी, ये 3 कोर्स किए थे टैली भी, जी। तो इनको हम उसमें इंक्लूड किए थे फॉर्म में। और ये वहाँ पर मतलब पूछते भी कई जगह, कहीं हम लोग से नहीं पूछे थे, और पूछने के बाद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट होता है तो वहाँ पे जानकारी जारी हो जाती है। और गेम्स की मैम, गेम्स के बारे में भी वो इसमें दिया रहता है पर्सनल डेटा में। तो गेम्स के बारे में इंडोर आउटडोर दोनों ही फिल किए थे, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, हमसे पूछा भी गया था गेम्स के बारे में भी। अच्छा, मतलब आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चंस वहाँ इंटरव्यू में पूछे जाते हैं? हाँ मैम, जरूरी नहीं कि पूछ ही जा सकता, मतलब कई जगह पूछ भी लेते, कई जगह नहीं भी पूछते हैं। हाँ, तो जैसे मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन हम उस फॉर्म से हमसे पूछा गया था। जैसे कि गेम्स में आपको क्रिकेट के बारे में हमने इसमें डाला तो क्रिकेट के बारे में पूछा गया था, और चेस के बारे में डाला तो चेस भी उन्होंने पूछा था। अच्छा। अच्छा, आप संस्कृत के टीचर हैं, तो आपसे इंटरव्यू में सब्जेक्ट से जुड़े हुए भी क्वेश्चन आए थे, पूछे गए थे? हाँ मैम, हम लोग को जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो हम लोग वहाँ पर कैंडिडेट थे, 17 कैंडिडेट थे, 17 प्रतिभागी, और 3 सीट थी वहाँ पर, और 17 प्रतिभागी थे। तो हम लोग का जो इंटरव्यू हुआ था स्टार्ट, वो संस्कृत में ही हुआ था, पूरा इंटरव्यू संस्कृत में ही चला था सब। एक 3 सीट थी, वो एक सीट एक स्कूल के लिए। ओके। क्वेश्चन क्या पूछे गए थे आपसे, कैसे शुरुआत हुई थी इंटरव्यू की? जैसे हम लोग जब गए थे, सबसे पहले हमसे अपना परिचय हर जगह ही होता है, जी। परिचय तो हर जगह ही। तो यहाँ पे संस्कृत में उन्होंने कहा था आप संस्कृत में ही अपना परिचय दें। तो संस्कृत में परिचय होने के बाद फिर उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ही जो था, उन्होंने वो फॉर्म से ही पूछा, जैसे अभी बताया मैम, कि गेम्स के बारे में। उन्होंने कहा कि आपको क्रिकेट और चेस बहुत पसंद है, तो क्रिकेट में उन्होंने पूछा कि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जैसे कि मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने
संस्कृत कमेंट्री के बारे में बताया था। तो उन्होंने पूछा कि संस्कृत कमेंट्री हाल फिलहाल में ही किस विश्वविद्यालय में हुई है। तो ये संस्कृत की जो कमेंट्री है वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। तो ये उनको बताया। इसके अलावा मैम संस्कृत, जैसे कि मैं संस्कृत का प्रतिभागी रहा, संस्कृत का टीचर रहा, तो संस्कृत में कहीं पर भी एक श्लोक जरूर पूछते हैं। एक श्लोक बेसिकली पूछते हैं कि आप कोई भी एक श्लोक जो आपको पसंद है वो आप सुनाए। तो वो एक श्लोक यहाँ पे जो उन्होंने पूछा था, उन्होंने हमसे न पूछ करके उन्होंने खुद श्लोक बोला था। श्लोक बोल करके उन्होंने कहा कि इसका आप अर्थ बताएं। तो इसका अर्थ हमने बताया था। उन्होंने जो श्लोक पूछा था वो था न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभ्राज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ये उन्होंने पूछा था। तो उन्होंने एक लाइन पूछते थे, उसका अनुवाद हम करते गए थे। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताएंगे, इसका अर्थ क्या है? हाँ मैम, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, मतलब ये विद्या की इसमें गुणगान बताया गया है, वर्णन किया गया विद्या की, ज्ञान का, कि ना चोर चुरा सकता है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, ना तो कोई राजा इसको छीन सकता है, ना भ्रातृभ्राज्यम न च भारकारी, ना कोई भाई ना कोई बहन इसको भाज्य मतलब कि बांट सकते हैं। जो आपके पास है वो आपके पास ही रहेगी। और ना भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और ये इस प्रकार का धन है, ना तो आपके पास ये वजन ही लगेगा ना भार लगेगा। आप कितने भी ज्ञान प्राप्त कर लें, ये आपको वजन कभी भार लगने वाला नहीं है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, और यहाँ पे बताया कि जितना आप इसको व्यय करेंगे, जितना आप इसको बांटेंगे, उतना ही ये बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। जैसे हम बांटेंगे उतने ज्यादा बढ़ता जाएगा। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए सभी धनों में सबसे प्रधान धन जिसको कहा गया वो विद्या धन ही कहा गया। सर, आपसे क्या इसे पेडागोजी से भी जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए थे या चाइल्ड साइकोलॉजी से? हाँ बिल्कुल मैम, इससे 2 क्वेश्चन बने थे, जिसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं रहा था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन अच्छा था। 2 क्वेश्चन थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने सिचुएशन का दिया था कि आप क्लास में फर्स्ट पीरियड आप पढ़ा रहे थे, क्लास टीचर, कक्षा अध्यापक के तौर पर, और कोई छात्र अगर आपकी कक्षा में लंच बॉक्स निकाल कर पहले ही पीरियड में या सेकंड पीरियड में वो निकाल करके स्टार्ट करता है, खाना शुरू कर देता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप, ऐसी स्थिति में आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, उन्होंने पूछा था प्रश्न। तो इसके उत्तर में मैम हमने वहाँ पर उत्तर दिया था कि जैसे कि बीएड में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारी सिद्धांत थ्योरीज पढ़ी थी। उसमें एक थ्योरी थी मैस्लो के सिद्धांत। मैस्लो के सिद्धांत में उन्होंने आवश्यकता सिद्धांत दिया था। उसमें कुछ बेसिक चीजें, बेसिक नीड्स, कुछ आवश्यकताएं जो होती है, मूलभूत आवश्यकताएं हर एक छात्र, हर एक विद्यार्थी की होती है। उसमें भूख भी सबसे ऊपर होती है। तो हमने उनको उत्तर दिया कि उस विद्यार्थी की आवश्यकता शायद भूख हो, जिसे भूखा हो, इस कारण से तो वो लंच बॉक्स निकाल के खा रहा है। तो इसके लिए उनके पेरेंट्स को, माँ बाप को इन्फॉर्म करेंगे, उनको बताएंगे कि आप उनको नाश्ता करा करके भेजें। उसको वहाँ पर नाश्ता कराने के बाद इस तरह उसको हैंडल करने के लिए हम बताएंगे वहाँ पर। और सेकंड जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैम इस तरह था कि सपोज कोई लड़की है, क्योंकि 11th 12th या 9th में वो सपोज आपको प्रपोज कर देती है, या आप बोलते कि आप हमें अच्छे लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो इसमें मैम हमने उनको उत्तर दिया था कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम एक अध्यापक के तौर पर वहाँ पर हैं और उस सिचुएशन में थोड़ा सा ये आंसर हमारा सही नहीं था। इसमें मैम उन्होंने भी हमारे लिए काफी, मतलब हमें खुद लगा था आंसर सही नहीं, लेकिन हमने उनको कवर करके उनको बताया था कि ऐसी स्थिति अगर बनती है सपोज, तो वहाँ पर हम उस विद्यार्थी को समझाएंगे कि हम एक अध्यापक के तौर पर हैं और इस प्रकार का अनुशासन सही नहीं है। ये 2 मैम क्वेश्चन जो थे चाइल्ड साइकोलॉजी से थे। अच्छा अरुण, कितने दिनों बाद फिर रिजल्ट आया था? मैम मैं भी ज्यादा सही से याद नहीं, लेकिन 20-25 दिन समथिंग लग गए। तो यह उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था या आपको कॉल पे मैसेज किया था? अब वो पर्सनली उन्होंने कॉल करके उन्होंने इन्फॉर्म किया था, और इन्फॉर्म करने के बाद उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन 1 हफ्ते का टाइम कम था, इसलिए फिर हमने उनसे 15 दिन का समय मांगा था कि 15 दिन बाद में ज्वाइन करेंगे। मतलब उन्होंने 1 अप्रैल को कॉल किया था, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है सेशन स्टार्ट होता है एपीएस में। तो 1 अप्रैल को उन्होंने कॉल किया था कि आप 8 अप्रैल को दिया था उन्होंने टाइम, तो 8 अप्रैल को आप ज्वाइन करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी एमपी से आना और टिकट ना होने के कारण उनको हमने फिर मेल करके थोड़ा सा टाइम मांगा था, तो उन्होंने फिर 15 अप्रैल तक का समय दिया, तो 15 अप्रैल को जाकर हमने ज्वाइन किया। अच्छा, थैंक यू अरुण, आपने सब कुछ बताया जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा। आई होप यह हमारे व्यूअर्स के बहुत ही काम आएगा। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू।